उनको मैंने बताया कि ईएसआई में वर्कर्स की कंडीशंस, ईएसआई के पहले ऐसा कोई फुल फ्लेजेड स्कीम नहीं था। एक था, देखो, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 का है, राइट, 23 है उसका डेट, यानी कि वो इनैक्ट हो गया था आजादी के पहले। और ईएसआई में भी डिसेबलमेंट और डेथ है, तो फिर तुम बोलोगे कि उस वक्त तो मैम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में कॉम्पेंसेशन मिलता ही था। लेकिन देखो, ईएसआई और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में फर्क है। एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन पहले जरूर आया था, लेकिन उसमें जो है वो कॉम्पेंसेशन जो वहां एम्प्लॉय करते हैं ना, एम्प्लॉयर जो होते हैं, उनको वो कॉम्पेंसेशन देना पड़ता था। समझ में आई बात? यस मैम। उनको वो कॉम्पेंसेशन देना पड़ता था। तो होता क्या था कि एम्प्लॉयर वो रईस होते थे, उनका से ज्यादा होता था, वो उनकी जमीन होती थी, उनका मशीन होता था, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हीं का होता था, उनके उनके रिलेशंस होते थे वैसे। तो वो क्या करते थे कि अगर कोई वर्कर का हाथ कट गया, सपोज ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री में काम करते करते, तो वो किसी तरीके से उसको दबा देते थे, कुचल देते थे, ताकि वो अपना कॉम्पेंसेशन नहीं मांगे। कोई भी एम्प्लॉयर पैसा खर्च करना चाहेगा? नहीं, वो हमेशा ही उसको किसी तरीके से ड्यूप करने की कोशिश करेगा, बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, या सप्रेस करने की कोशिश करेगा, ताकि उसको पैसा ना देना पड़े, है ना, उसको पैसा ना देना पड़े। इसलिए तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में क्या होता था कि एम्प्लॉयर को कॉम्पेंसेट करना पड़ता था। इसीलिए वो कोशिश, पहले तो वो ये साबित करते थे एम्प्लॉयर्स कॉम्पेंसेशन में कि एक्सीडेंट हमारे यहाँ हुआ ही नहीं, ठीक है, कि हमारे यहाँ एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, दिस एक्सीडेंट इज नॉट कॉज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग एंड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। समझ में आई बात? ड्यूरिंग इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट समझ में आया? यस मैम, यस मैम। क्या समझ में आया? बिल्कुल नहीं समझ में आया? हाँ हाँ खाली करते हो तुम लोग। मैम कोर्ट जैसे कुछ भी मशीन से और किसी चीज से हमारा कंपनी से कोई रिश्ता नहीं है इसका, एक्सीडेंट का। कंपनी से रिश्ता ड्यूरिंग एंड कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ बताओ? मैम जो जबरदस्ती एम्प्लॉयमेंट। कोर्स ऑफ देखो, मतलब वो उसके कार्य मतलब जो उसका टाइम था हाँ उसके बीच में सही वो समझ नहीं रहे हो, हुआ। ट्रू ट्रू। मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में तुम काम करते हो, ठीक है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का पार्ट समझो। अगर उस जगह पे मशीन से कट करके एक्सीडेंट हुआ, तो वो तो तुम्हारा ड्यूरिंग द वर्क हुआ, ठीक है। लेकिन यस अगर 9 बजे से फैक्ट्री शुरू होती है और 8 बजे वर्कर की गाड़ी आती है, और वर्कर की गाड़ी पलट जाए और वो मर जाए वहां पर, तो क्या ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ? ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ, ठीक है। तुमने देखा होगा कि बैंक में जो काम करते हैं प्रोविजनरी ऑफिसर या जो भी है, जब किसी स्टेट में इलेक्शन होता है तो उनको बाकी ड्यूटीज के लिए भेजा जाता है कि नहीं भेजा जाता है? भैया जाता है। भेजा जाता है ना, इलेक्शन ड्यूटी के लिए आपकी ड्यूटी यहाँ लगा दी, वहां लगा दी, वो तो बैंक में काम करते हैं। लेकिन क्योंकि ये उसी का ऑर्गेनाइजेशन उसको काम पे लगाया है, गवर्नमेंट उसको काम पे लगाई है, इसीलिए अगर वहां भी कुछ होता है, उसको, उस एम्प्लॉय को अगर किसी तरीके का कोई नुकसान होता है वहां पे भी, तो भी he is eligible for getting compensated by the government। अब समझ में आई? ड्यूरिंग एंड कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यस मैम। यही होता है। तो वही कॉम्पेंसेशन तो 23 में आ गया। फिर ईएसआई की क्या जरूरत पड़ी 1948 में? तो कॉम्पेंसेशन एक्ट में वो स्ट्रांग होते थे, जो जो लीडर्स थे, सॉरी जो ओनर्स थे, वो स्ट्रांग होते थे, उनकी जमीन, उनका कैपेसिटी, उनका पावर, उनकी उनकी मशीन, सब कुछ उनका है। व्हाट डिड लेबर ब्रिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन? ओनली द आवर्स ऑफ सर्विस। हाँ, बस उतना ही था उनका। इसीलिए वो कोशिश करते थे कि उनको किसी भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट, उनको किसी भी तरीके से कॉम्पेंसेशन का पैसा नहीं दिया जाए। और फिर बाद में कहते थे कि ठीक है जाइए, अगर आपको वर्कर के ऊपर ऐसा था कि अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं इसके लिए, तो कोर्ट में केस कीजिए। जिस गरीब आदमी को खाने का पैसा नहीं है, वो कोर्ट में केस करेगा? नहीं करेगा, उसको
पैसा कहाँ से आएगा, उतना रिसोर्सेज कैसे जुटाएगा, इसीलिए वर्कर हमेशा ही मार खाता था उसमें भी। तो ईएसआई एक्ट लाया गया। ईएसआई एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई एक्ट है। दिस एक्ट इज प्रपोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, enacted by central government, and it extends to the whole of India. पूरे इंडिया में ये एक्ट लागू है। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब कि कहाँ पे कैसे लागू होगी, इसका भी फेजेस बताएंगे बाद में। तो वो लागू होगी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है, समझ में आया, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती। तो ईएसआई जो है उसमें तुम लोग को शायद एक्ट नहीं पढ़ना है, तुम लोगों का पेरोल में थोड़ा सा हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन है, इसलिए हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाएंगे। ईएसआई में क्या है कि ये पहला ऐसा स्कीम था जो कि बीपी अदाकर, जो इसके ऑफिसर थे, ये वाज द ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, बीपी अदाकर ने एक ड्राफ्ट तैयार किया इंडस्ट्रियल हेल्थ ऑफ वर्कर्स के ऊपर। ठीक है, बीपी अदाकर एक उन्होंने एक स्कीम बनाई, इस स्कीम का ड्राफ्ट तैयार किया कि इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर की ओवरऑल हेल्थ की कंडीशन क्या है। तो ऑब्वियसली बहुत पिटिएबल कंडीशन तो थी ही, है ना। तो उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक रिपोर्ट सबमिट किया। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइज, क्योंकि इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ और इंडिया आईएलओ का मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। बहुत सारा रेटिफिकेशंस, कन्वेंशंस हम उसका मानते हैं। तो फिर आईएलओ के दो स्कॉलर्स थे, मॉरिस और स्टैक, उन्होंने आकर के सब कुछ ये फाइनलाइज किया और ईएसआई इम्प्लीमेंट हुआ। ईएसआई जो है वो फेज वाइज इम्प्लीमेंट हुआ। ये कौन कौन सा सोशल सिक्योरिटी कवर करता है, पहले ये सोशल सिक्योरिटी लिखो कि कौन कौन सा कवर करता है, तब समझ में आएगा। ये कवर करता है, लिखो, पहले लिखो तब हम बताएंगे। सिकनेस बेनिफिट, the number of social securities covered by it. Maternity benefit, मैम फर्स्ट क्या बोली? sickness benefit, sickness बीमार होना, फिर maternity benefit, फिर disablement benefit, फिर dependent benefit, लिखा। फिर लिखो funeral benefit, funeral, 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 मरने के बाद जो क्रियाकर्म होता है। फिर लिखो मेडिकल फैसिलिटी, उसके बाद लिखो मेडिकल बोले मैम? हाँ, फिर लिखो मेडिकल फैसिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट, उसके बाद रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी, रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी, लिख लिए। यस मैम। लास्ट में लिखो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस।
किसी का कुछ छूटा है? सीक्वेंस में लिखना जरूरी है, हम अभी क्वेश्चन पूछेंगे, फिर तुम ही लोग फिल्टर करके बोलोगे कि कौन सा किस में आता है। किसी का कुछ छूटा है? एक बार फिर से मिलाओ। sickness benefit 1, 2 maternity benefit, 3 disablement benefit, 4 dependent benefit, 5 funeral benefit, 6 medical facility, 7 medical facility after retirement, 8 rehabilitation facility, 9 unemployment allowance। ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, अब बताओ, चलो एक एक करके हम तुम लोग अब बताना शुरू करो कि कौन सा फैसिलिटी कौन सा सोशल सिक्योरिटी। 2 मिनट हम देते हैं, आई गिव यू 2 minutes, filter it out all the 6 social securities I have already told you. Now you figure out which facility is what kind of social security। जैसे sickness benefit क्या होगा? sickness होगा। sickness yes तो 2 मिनट देते हैं, जल्दी जल्दी लिखो। ये बाकी का 9 सारा ये जितना भी 9 है वो किसके सोशल सिक्योरिटी में आता है? बनाओ जल्दी जल्दी। हो गया? डन? yes ma'am चलो इधर से म्यूट करते हैं। आशुतोष तुम बताओ। Yes, ma'am. सिकनेस बेनिफिट किस में आया? Sickness में मैम। म्यूट yourself। प्रिया yes ma'am मैटरनिटी बेनिफिट किस में आया? ma'am maternity दिस अभिषेक। Yes, ma'am. डिसेबलमेंट बेनिफिट किस में आया? Disablement। अभिजीत ना। यस मैम। डिपेंडेंट बेनिफिट किस में आया? ओल्ड एज। देखो ठीक है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। डिपेंडेंट एक्चुअली दिया जाता है डेथ के केस में। लिख लो उसको, ब्रैकेट में डेथ लिख लो। डेथ सोशल सिक्योरिटी में दिया जाता है डिपेंडेंट बेनिफिट। ये उसको दिया जाता है जो उसके परिवार वाले होते हैं। समझ में आई बात? तो उसके परिवार वाले होते हैं ना, उनको डिपेंडेंट बेनिफिट दिया जाता है, लेकिन डेथ होने के बाद। ओके, so this is death social security. Who's this? Rajni. Unmute yourself. Yes, ma'am. Funeral benefit किसको दिया जाएगा? Ma'am, death. Very good. आशुतोष। आशुतोष yes Ashutosh, yes. Unmute yourself. Yes, ma'am. Medical facility. Ma'am, sickness। Very good. अच्छा एक बात बताओ, मेडिकल फैसिलिटी सिकनेस में दिया गया, ठीक है। Yes। क्या जो मैटरनिटी बेनिफिट उठाने वाली विमेन है उनको सिकनेस में उनको ये मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाएगी? दी जाएगी मैम। दी जाएगी। क्या जो Yes, ma'am।
जो डिसेबल हो गए हैं और वो ठीक हो सकते हैं, उनके ठीक होने का भी प्रोविजन है कि कितने दिनों तक आप उनको भी मिल सकता है मैम। को भी मिल सकता है। तो ये जो Yes. मेडिकल फैसिलिटी है ये 3 सोशल सिक्योरिटी कवर करता है। देखो, सिकनेस, मैटरनिटी और डिसेबलमेंट। रोहित अनम्यूट सर। Yes, ma'am. मेडिकल फैसिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट क्या कवर करता है? मैम अनएम्प्लॉयमेंट मैम। रिटायर कर गया वो आदमी तो अनएम्प्लॉयड कैसे होगा? मैम ओल्ड एज। देखो यही है, ओल्ड एज कवर नहीं करता है ये। मेडिकल फैसिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद सुना है कि पापा लोगों को रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। रिटायरमेंट के बाद भी उनका जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का सीजीएचएस वगैरह का हॉस्पिटल है मौर्य लोग के जस्ट ऑपोजिट, देखना कभी ध्यान देना उस पे। बुद्ध मार्ग में मौर्य लोग पीछे जो मौर्य लोग के बैक साइड पे है वहां पर जो पाल होटल है, ये पता है? यस मैम। उसके जस्ट बगल में देखना सीजीएचएस का हॉस्पिटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए है वो। तो वो तो सिकनेस कवर करेगा ना, कि सिकनेस अगर तुम बीमार हो तो तुम वहां जाओगे, राइट? यस मैम। फ्यूचर सर सर यस मैम। रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी क्या होती है पहले ये बताओ। मैम अगर कोई रीसेटलमेंट करना हो। रीसेटलमेंट रिहैबिल, अगर हम लोग तो ये साइड पढ़ रहे हैं ना, ये साइड के कॉन्टेक्स्ट में बताओ, बता सकते हो? नो मैम, कोई आइडिया नहीं है। रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी का मतलब होता है जैसे कि अगर किसी का देखे हो कि किसी का हाथ पैर कट जाता है तो फिर गवर्नमेंट उसको अपनी तरफ से रिहैबिलिटेट करती है, मतलब एक आर्टिफिशियल हाथ पैर लगाती है। ये देखा है? यस मैम। उसी को कहते हैं रिहैबिलिटेशन। और नया तो रिहैबिलिटेशन मैम। फैसिलिटी किस में आएगा? चलो ये तो समझा दिए, अब बताओ रिहैबिलिटेशन मैम फैसिलिटी किस में आएगा? डिसेबलमेंट में है। वेरी गुड। रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी आएगा डिसेबलमेंट। अनम्यूट सर। अनम्यूट सर। उत्कर्ष नाम है? उत्कर्ष अनम्यूट योरसेल्फ। Yes. Yes ma'am. Yes ma'am. अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस किसको मिलेगा? Maury. तुम सोशल सिक्योरिटी का क्लास किए थे जब हम पढ़ाए थे तो? नहीं मैम, हम आगे क्यों ये? पहला क्लास है तुम्हारा? हाँ। अच्छा, तब तुमको नहीं पता। बाकी who's this? आकाश। Is it आकाश? आकाश नाम है ना? Mute yourself, आकाश। बताओ। चलो किसी और से पूछ लेते हैं ये चीज। रोहित तुम बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस किसको मिलेगा? मैम अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, तो ये तो नाम में ही लिखा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस किसको मिलेगा? जो अनएम्प्लॉयड होगा, है ना? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्यों दिया जाता है? ताकि अगर कोई किसी को नौकरी ढूंढनी हो तो उसके लिए मुश्किल ना हो। ठीक है, तो ये देखो जितना ईएसआई में पढ़ा ना, इतना ओवरऑल डिटेल्स हम लोगों को इतना जानना इज इनफ। ईएसआई एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, डेट याद रखना कि 1948 में ईएसआई एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट है ना।
ESI एक्ट 1948 में आया था। इसका बैकग्राउंड हम तुम लोग को बताएं, समझ में आया? ESI को ओवरऑल क्यों लाया गया था और एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन के बाद भी इसको कवर किया गया। एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन में देखो तुम लोगों को कोई ESI ये एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन पढ़ाया है क्या? हाँ, टैक्स में पड़े बस। किसमें यस पढ़े? मैम, पढ़े थे फर्स्ट सेम में। फर्स्ट सेम में। यस मैम। तो एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन और ESI में डिफरेंस है। ESI में ज्यादा वाइड कवरेज है, ठीक है? ESI में ज्यादा वाइड कवरेज है। देखो कितना सारा सोशल सिक्योरिटी, तुम लोगों ने खुद बताया कि कितना सारा सोशल सिक्योरिटी वो कवर करता है, राइट? देखा ना? और ये एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन क्या कवर करता है? सिर्फ डिसेबलमेंट एंड अभिजीत व्हाट्स गोइंग ऑन सो फनी? ना मैम कुछ नहीं। एंड एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन में सिर्फ डिसेबलमेंट और डेथ कवर करता है, ठीक है? और इसमें मैटरनिटी भी है, ये भी है, वो भी है, बहुत सारा टाइप का एम्प्लॉयमेंट है। तो इसमें टोटल जो है 9 टाइप के फैसिलिटीज दी गई हैं, जो टोटल 6 टाइप के सोशल सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं फॉल करता है, राइट? ठीक है? यस मैम। सोशल सिक्योरिटी एक्ट मुझे नहीं लगता है कि तुम लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है इसमें। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा बता देंगे कि थोड़ा सब सारे सोशल सिक्योरिटी के बारे में डिटेल कर देंगे, ताकि ESI कोई पूछे तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही ऊपर पता हो, ठीक है? जब पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है? ओके, सो शुड आई एंड द क्लास टुडे? ओके, यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।